हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव आपकी अपनी चैनल एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो एग्जाम्स लेता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए लेता है। तो हम इस बेस पर चर्चा करेंगे उनके लिए सबसे ज्यादा मीडियम रहेगा, जो माध्यम रहेगा वो कौन सा रहेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश मीडियम बेस्ट रहेगा या हिंदी मीडियम बेस्ट रहेगा, जो भी माध्यम बेस्ट रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। और कौन सा माध्यम बेस्ट हमारे लिए होना चाहिए हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का एक अलग लेवल है। हिंदी मीडियम एक अलग स्टैंडर्ड अपने लिए है और इंग्लिश मीडियम एक अपने लिए अलग ही स्टैंडर्ड है। हिंदी मीडियम का जो एस्पिरेंट है वो बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन में है कि हम इंग्लिश मीडियम में जाएं या फिर जो हमारा मीडियम है उसी में रहें। तो सभी चीजों को लेकर के ये बेसिक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए वाकई में हिंदी मीडियम अच्छा रहेगा या फिर हमें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम वाले को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली यही सोचता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूं और डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में ही जाऊंगा। बट हिंदी मीडियम के लिए बहुत से सवाल और बहुत सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि क्या हम हिंदी मीडियम में ही रहें या फिर हमें इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। तो उसी के बारे में हम बेसिक तरीके से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क आ क्यों रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए उसके माइंड में या नहीं आना चाहिए। इसके बारे में भी हम बहुत बेसिक डीप तरीके से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क आ क्यों रहा है। बहुत से एस्पिरेंट और बहुत ऐसे फैकल्टीज हैं जो ये कहते हैं कि नहीं आप हिंदी मीडियम में रहिए, और कुछ कहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में चले जाइए। इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब आ रहा है। इसी सभी चीजों के वजह से इन सभी परेशानियों में उलझा हुआ है कि हम इंग्लिश मीडियम में जाएं या ना जाएं। तो उन्हीं सभी चीजों को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी मीडियम वाकई में हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे हिंदी मीडियम को लेकर के। ठीक है, हिंदी मीडियम को लेकर के बात करेंगे तो देखिए हिंदी मीडियम कितना ठीक रहेगा और कितना ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम, ठीक है। अब हिंदी माध्यम के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी माध्यम जो है बच्चों के लिए माइंड में क्वेश्चन मार्क क्यों खड़ा कर रहा है। अब जैसे ही नया एस्पिरेंट आया, उसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसके माइंड में तुरंत आया ये। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क आया क्यों। क्वेश्चन मार्क आना चाहिए हिंदी माध्यम के बच्चों के माइंड में या नहीं आना चाहिए, और आखिर आ भी रहा है तो ये क्यों आ रहा है। देखिए किसी ना किसी के क्वेश्चन मार्क के आने की एक वजह होती है कि क्वेश्चन मार्क आया कैसे और क्वेश्चन मार्क आया क्यों, उसके पीछे की भी तो कोई वजह होगी ना। ऐसे थोड़ी ना कि कोई है कि हिंदी माध्यम में आ रहा है और वो हिंदी माध्यम को ही सिलेक्ट कर ले, तो आराम से कर सकता था ना, पर ये क्वेश्चन मार्क आया कहां से। उसी सभी को हम ये बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क आ क्यों रहा है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इसी कंफ्यूजन में हैं कि हम हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन करें अन्यथा ना करें। ठीक है, तो उन्हीं सभी एस्पिरेंट को जो डाउट्स उनके माइंड में, उन्हीं सभी एस्पिरेंट का ये मैं डाउट्स क्लियर करूंगा कि हमें हिंदी माध्यम को
क्वेश्चन मार्क लिए माइंड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो हिंदी माध्यम के हमारे इतने सारे माइंड में सवाल चल रहे हैं, जो जिन सवालों ने हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रखी है कि हम वाकई में हिंदी माध्यम सेलेक्ट करके हमारा रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, तो उसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं कि हिंदी माध्यम के लिए जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके आने की वजह है, तो पहली वजह तो ये है कि हिंदी का जो रिसोर्सेज है, हिंदी माध्यम वालों के लिए, हिंदी माध्यम जो हिंदी माध्यम है इसमें हमें एक तो क्या होता है, सिलेबस कवर करने के लिए ठीक तरीके का कंटेंट अच्छे तरीके से इजीली नहीं मिल पाता है। इसका जो कंटेंट है, कंटेंट जो है हिंदी माध्यम के लिए वो एक्चुअली में हमें इजीली नहीं मिल पा रहा। क्या नहीं मिल पा रहा? इजीली नहीं मिल पा रहा। हमें हिंदी माध्यम का कंटेंट आसानी से नहीं मिल पाता है। ठीक है, पहला तो इसका यह कारण हो गया क्वेश्चन मार्क आने का कि हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब दूसरा कारण जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा कारण यह है कि ठीक टीचर्स भी हैं तो, पर ठीक तरीके से उनका एक अवेलेबल और ठीक तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले टीचर्स भी नहीं है। अब हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी खड़ी होती है हिंदी माध्यम की आंसर राइटिंग। क्या आंसर राइटिंग परेशानी खड़ी कर रखी है, वो क्या है? फिर दूसरे नंबर पर आंसर राइटिंग, तीसरे नंबर पर बुक्स ठीक से सेलेक्ट ना कर पाना। देखो, ये तीन वो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो हिंदी माध्यम ये परेशानी खड़ी कर रखी है कि हम हिंदी माध्यम में जाएं या ना जाएं। तो पहला जो कारण है वो है हमारा कंटेंट आसानी से ना मिल पाना। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्या है कि उनको कंटेंट ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट खराब हो जाता है। और जब किसी भी माध्यम का क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, जब किसी का रिजल्ट खराब होता है तो उस मीडियम का परफॉर्मेंस लो हो जाता है। यही वो वजह है कि हिंदी मीडियम का बच्चा क्यों अपने माइंड में क्वेश्चन मार्क रखता है। जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने ही वाला होता है उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क आने की तीन वजह, इंपोर्टेंटली जो तीन वजह हैं वो है कंटेंट आसानी से नहीं मिल पाना, दूसरा आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम। आंसर राइटिंग कहां करनी है? अब आप लोग ये मत सोचना कि प्री में ही सारी प्रॉब्लम है। देखिए, प्री का एक अलग लेवल है। प्री में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि प्री में तो आंसर राइटिंग करनी नहीं है। प्री भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए ही उतना ही टफ है जितना हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए टफ है। अब यहां पर यह बात बन जाती है कि प्री का जो एग्जाम्स दें तो कंटेंट ठीक तरीके से अगर हिंदी माध्यम के बच्चे को मिला होगा तो वो प्री में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। बट यहां पर कंटेंट इजीली नहीं मिल पाना तो प्री में भी उसका रिजल्ट खराब होना। सेकेंडली, आंसर राइटिंग जैसे ही मेंस में पहुंचे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आना। ठीक है, आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आना? जैसे हिंदी माध्यम का बच्चा क्या होता है, उसको बहुत लॉन्ग तरीके से मात्राएं चढ़ानी पड़ती हैं। फिर उसने लिखा जैसे कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण लिखा, संपूर्ण में उसको कितना टाइम लिखा लग गया, और जैसे ही उसने लिखा संपूर्ण और यहां पर क्या लिख दिया, उसने लिख दिया फुल, ये हो गया उसका काम।
लिख दिया फुल। ये आंसर राइटिंग के लिए है मैटर्स, ठीक है। और हिंदी माध्यम के लिए बेचारा लिख रहा है समपुर, ठीक है। कितना भी फास्ट क्यों ना लिख पाए बच्चा, पर यहां पर उसके लिए एक परेशानी खड़ी हो ही जाती है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे को करना क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को अगर कहीं पर लिखना है, जैसे ऐसे की कोई क्वेश्चन आया, उसमें उसको लिखना है एक आसान शब्द, तो वहां पर उसको आसान शब्द का यूज करना है, तो वो ऐसे लिखेगा आसानी, ठीक है। ये उसने आसानी लिखी। अब इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या करेगा, इतने में तो ऐसे लिख चुका होगा इजीली, ये हो गया उसका काम। इजीली उसने कैसे लिख दिया, कितने फास्टली लिख दिया, आप खुद देख सकते हैं। जब स्वयं मैं नहीं लिख पा रहा हूं हिंदी माध्यम के जरिए से, मैं स्वयं ठीक तरीके से नहीं लिख पा, क्या करेगा बच्चा, ये जाकर के लिख देगा। इसी की वजह से क्या होगा, उसका जो टाइमिंग है मेंस का, जो 3 घंटे का टाइम है, उसको 20 क्वेश्चन दिए गए, 20 क्वेश्चन को वो जिसमें 1200 वर्ड 150 वर्ड ऐसे का लिखा, तो उसमें 1200 वर्ड, और ऐसे ही 20 क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए कि पहला पेपर आया, जीएस का पहला पेपर आया, उसमें उसके 20 क्वेश्चंस आए, जिसमें से उसको 150 का लिखना है। अब 150 वर्ड को वो बेचारा कहां तक कवर करेगा, 20 मात्र क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस और 3 घंटे का पर्याप्त टाइम। तो यहां पर उसके लिए टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम होती है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के वजह से ही उसका मेंस में परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अब जब मेंस में उसका परफॉर्मेंस खराब होगा, तो सिंपल सी बात है ना कि पूरा रिजल्ट ही उसका खराब हो गया। मेन जो एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है, उसकी जो मेन ताकत है वो क्या है, मेंस। क्योंकि बच्चे को यहां पर ये एकदम फिक्स तरीके से पता रहता है कि हम कितना मार्क्स के लिए लिख सकते हैं और कितने मार्क्स के लिए हम अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ये मत कमेंट कर देना कि सर इंटरव्यू मैन होता है, तो इंटरव्यू मैन होता है सिर्फ आपको फाइनली मेरिट पर सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपके मार्क्स काउंट जो होते हैं अच्छे तरीके से, तो मेन ताकत जो आपकी है वो है मेन ताकत आपकी मेंस। मेन ताकत आपकी कौन है, मेंस। इंटरव्यू तो सिर्फ आपको ये देखने के लिए लिया जाता है कि आप वाकई में मेंस में जो लिख कर के आए हैं वो तो अच्छा किया आपने। अब इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी के बेस पर आप कितना अच्छा कर पाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए ये सब होता है। अब देखिए हिंदी माध्यम के लिए और डीपली बात करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क को लेकर के और हिंदी माध्यम के लिए डीप बात करने जा रहे हैं। वो क्या है उस पर भी थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। पहला तो हमने बता दिया था कि क्या होना चाहिए, कंटेंट। पहली प्रॉब्लम क्या है, हिंदी माध्यम की जो पहली प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या है, यही ना। तो हिंदी माध्यम की प्रॉब्लम्स यानी हिंदी माध्यम की क्या है, प्रॉब्लम्स। तो हिंदी माध्यम की फर्स्ट प्रॉब्लम्स हमने बताया हुआ है कंटेंट, सेकंड सिलेबस, सिलेबस का रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ठीक से ना मिल पाना, ठीक है। एक तो हो गया कंटेंट और रिसोर्सेज ठीक से ना मिल पाना, ठीक है। पहला क्या हो गया, कंटेंट, सिलेबस का रिसोर्सेज ठीक से ना मिल पाना। थर्ड जो बात आती है, जो बच्चा कोचिंग कर रहा है, ठीक है, कोचिंग वाला जो है रिसोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन कोचिंग वाले के लिए क्या है, टीचर कैसे सिलेक्ट करें। हिंदी माध्यम का टीचर बहुत सारा है, हिंदी माध्यम का टीचर इतना सारा है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम किस सर से हिस्ट्री पढ़ें, किस सर से हमारा पॉलिटी कवर होना चाहिए, किस सर से हम इकोनॉमी कवर करें, इकोलॉजी कवर करें, एनवायरनमेंट कवर करें। इन्हीं सभी डाउट्स को लेकर के उसका परफॉर्मेंस खराब होता है। अब जो लास्ट एक पॉइंट की बात करते हैं वो है आंसर राइटिंग,
आंसर राइटिंग। क्या है? आंसर राइटिंग। ठीक है, यानी कि कंटेंट, सिलेबस का रिसोर्सेज ना मिलना, और टीचर कैसे सिलेक्ट करें, ऑनलाइन कोचिंग जो बच्चा कर रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी होती है हिंदी मीडियम में, और आंसर राइटिंग के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होती ही है। ठीक है, अब बच्चे के माइंड में इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो गई कि परेशानी कहां से खड़ी होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम का जो सैल्यूशन है, इन प्रॉब्लम्स का सैल्यूशन हम कैसे निकालें। तो देखिए, प्रॉब्लम का सैल्यूशन सीधा सा, पहले हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के लिए हमें करना क्या है। पहले जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझने का प्रयास करना। कंटेंट के लिए हमें इतना करना है कि हमारा कंटेंट जो है वो हमें एक लिमिटेड रखना है। ठीक है, लिमिटेड कंटेंट रखने से आपका होगा क्या कि आपको प्रिपरेशन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटेंट आपको मिलेगा कैसे? जैसे कंटेंट के लिए आपको क्या करनी है, लिमिटेड बुक। ठीक है, लिमिटेड आपकी बुक्स होना चाहिए कंटेंट में आपका। ठीक है, अगर आप कोई कोचिंग्स नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी कंटेंट में लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए, और अगर आप कोचिंग कर भी रहे हैं तो लिमिटेड आपके नोट्स होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड नोट्स, लिमिटेड नोट्स, लिमिटेड नोट्स होना चाहिए। अब जो थर्ड एक कंटेंट के लिए बता रहे हैं वो ये है कि आपको कैसे मिलेगा कंटेंट, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कंटेंट आपको खुद अच्छे से बनाना होगा। कंटेंट आपको हिंदी माध्यम का देखो बहुत सारा मिल तो जाएगा, पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में रहेंगे। इसलिए मेरा आपको एडवाइस ये है, मेरी सलाह आपको ये है कि अपना कंटेंट स्वयं बनाएं। लिमिटेड बुक्स के लिए मैं अभी एक क्लास लूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स किस किस सब्जेक्ट के लिए हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती हैं। उन बुक्स की लिस्ट बताऊंगा, और उन बुक्स को कितना किस तरीके से कैसे कवर करना है उसके लिए हम स्पेशल जो बुक्स क्लास होगी उसमें बात करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सी क्लासें हैं जिसमें हमें सिलेबस भी कवर कराना है, सिलेबस को लेकर के भी चर्चा करनी है, कितना सिलेबस कहां से आता है, प्री में कितना आता है, मेंस में कितना आता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी कंटेंट, लिमिटेड नोट्स, नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। जो बच्चा ये देख रहा है तो नोट्स अपना एक लिमिट में बनाए, नोट्स को बहुत ज्यादा फैलाने का प्रयास ना करें कि नोट्स मैंने बना लिए। अगर मान लीजिए कि डेफिनेशन कोई ऐसी 10 लाइन की है और उसने डेफिनेशन में से उसको समझ में आया कि 8 लाइन बेस्ट है, और 8 लाइन की डेफिनेशन को उसने क्या कर लिया, नोट्स में नोट कर दिया, और स्पेशल नोट में जब वो करेगा तो उसको 2 लाइन ही तो गैप मिली। तो आपको एक यहां पर परफॉर्मेंस जो दिखाने की पावर है वो है आपकी स्टडी का एक अच्छा स्मार्ट वर्क। तो यहां पर आप जितना अच्छा स्टडी के लिए स्मार्ट वर्क करेंगे वही आपका क्या कहलाता है, आपका खुद का सेल्फ नोट्स। ये आपका सेल्फ नोट्स होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल्फ नोट्स। अब देखिए चर्चा करते हैं किसके बारे में कि देखो अब चर्चा होती है कि सिलेबस का रिसोर्सेज कैसे करें। सिलेबस का रिसोर्सेज क्या है, पहले तो आपको सिलेबस को ठीक तरीके से देखना है। सिलेबस को ठीक तरीके से गूगल से भी देख सकते हैं, और आप या तो आपके पास कुछ बुक्स वगैरह हो तो उसमें भी सिलेबस शायद आ रहा है, आगे के पेजेस में सिलेबस ऐड कर दिया जाता है कि कितना सिलेबस प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। वो भी नहीं तो गूगल का आप यूज कर सकते हैं, गूगल पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस सिलेबस को ठीक तरीके से पढ़ना है तो गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिलेबस का रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सिलेबस को आपको प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही कारण है कि आपकी ठीक बुक होनी चाहिए, या तो बुक्स बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट बुक, ये आपकी बेस्ट बुक्स होने चाहिए। कुछ बुक्स भी होने चाहिए और आपकी बेस्ट बुक्स भी होनी चाहिए, ये आपका सिलेबस का रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं टीचर कैसे सिलेक्ट करें। तो आपको करना क्या है, टीचर की बात करें अगर, टीचर के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन है। एस्पिरेंट ने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग किसी एस्पिरेंट ने स्टार्ट की। अब जाकर के होगा क्या कि उसके माइंड में इतने सारे डाउट्स आएंगे कि मैं हिस्ट्री किस टीचर से पढ़ूं। ऑनलाइन कोर्स में तो यही सब चल रहा है कि आपको खुद ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे टीचर्स के कितने, कौन से टीचर से आप क्या पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन का एक अलग ही रोल है। ऑफलाइन में टीचर टाइम टू टाइम आएगा कि मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है, मुझे पॉलिटी कवर करानी है, मुझे इकोनॉमी कवर करानी है, तो उसमें टीचर का कोई ज्यादा फंडा है नहीं। पर फंडा जो है वो ऑनलाइन कोचिंग के लिए है, तो उसका भी मुझे डाउट्स क्लियर करना है। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए जो आपको टीचर सिलेक्ट करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि जिस टीचर से आपने 2 दिन पढ़ा, जैसे किसी टीचर ने हिस्ट्री आपको पढ़ाया, अब हो उस हिस्ट्री को करना क्या है कि आप पहले तो आपके पास जो बुक्स है उस बुक्स को पढ़िए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उस टॉपिक में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप पहले क्लास में पढ़िए, ठीक है। और जब आप क्लास में पढ़ लेंगे फिर इसके बाद आप उसी टॉपिक को आप अपनी जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें आप देखिए कि उसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से लिखी हुई है और टीचर ने हमें किस तरीके से पढ़ाया है। आपको टीचर का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको सेटिस्फाइड कैसे होंगे आप, वो होंगे आप बुक्स के जरिए से। और आपको समझ में आ रहा है जो बुक्स में लिखा हुआ है उसी से कहीं ना कहीं मैचिंग वर्ड और कुछ भी ऐसा हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उस टीचर का साथ छोड़ देना है। आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, पर आपको जल्दी ये चयन करना होगा क्योंकि आपको 2 दिन या 3 दिन का टाइम इसमें लेना है सिलेक्ट करने के लिए। टीचर को आप जैसे ही सिलेक्ट करें कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है, उसमें आपको जो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम चाहिए वो आपको 2 से 5 दिन का होना चाहिए, 2 to 5 डेज, ओके। तो इससे ज्यादा आप अगर टाइम लेते हैं इसमें आपका और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि आपने उस टीचर से पढ़ा, फिर आप सेकंड टीचर के लिए गए कि भाई अब इसका भी हम देख लेते हैं आजमा करके कि इनका समझ में आता है या नहीं आता है। वो आपको हालांकि कुछ समय के लिए लगेगा कि हमें इन टीचर का समझ में ज्यादा आ रहा है, पहले वाले टीचर का कम समझ में आ रहा था, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप किसी भी काम को अगर रिपीट डायरेक्शन में करने जाओगे तो वो कोई भी किसी तरीके से क्यों ना कराना वो अच्छा लगेगा आपको। इसलिए हमेशा फर्स्ट पर ही जल्द से जल्द डिसीजन लें कि मुझे किस टीचर को किस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो मैंने वो तरीका बताया कि 2 से 5 दिन में आप ये चेकआउट कर लीजिए कि कौन से टीचर से मुझे पढ़ना है। तो आपको टीचर का चयन करना है स्टडी के बेस पर, ठीक है। स्टडी से आपको यह चयन करना है कि मुझे कैसे पढ़ना है और कौन सा टीचर मेरे लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की, ठीक है। आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो मेन महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है महत्व आंसर राइटिंग का। अब अगर यहां पर भी आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो आपका रिजल्ट खतरे में हो सकता है। अब आपका रिजल्ट खतरे में ना हो तो इसके लिए आप क्या करें, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं एक समाधानिक तौर बता दे रहा हूं कि आपका जो मेन सॉल्यूशन है वो क्या है। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए डेली की आंसर राइटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग करना है बच्चों, ठीक है। अब डेली की जब आपकी आंसर राइटिंग होगी तो क्या होगा? प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी स्पीड भी तेज हो जाएगी, और जब स्पीड तेज हो जाएगी तो मार्क्स को पाने में ज्यादा कुछ समय नहीं लगेगा, और आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, तो आंसर राइटिंग का महत्व इतना ही है कि ठीक तरीके से हमें कैसे क्या करना है, तो आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, आंसर राइटिंग को अच्छे तरीके से कवर करना है। जितना अच्छी तरीके से आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी उतना हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए इंक्रीज होगा। अभी रिजल्ट खराब ने परेशानी में कर रखा है वो है हमारा कंटेंट, सिलेबस का रिसोर्स ना मिलना, टीचर सेलेक्ट ठीक तरीके से ना हो पाना, आंसर राइटिंग भी ठीक तरीके से नहीं करना। जो बच्चा कोचिंग कर रहा है उनको टीचर कह तो देते हैं कि डेली आंसर राइटिंग करो, और उसी में कोई उसका कोचिंग का एक इंग्लिश मीडियम का छात्र होता है तो वो बोल देते हैं कि अभी तो मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूं, तो आप क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि हिंदी मीडियम है आपका, इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट ना कर पाना ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चों के लिए ये परेशानी खड़ी हो रही है। और जो फोर्थ पार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हिंदी मीडियम के लिए वो है आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने बता दिया है कि हिंदी माध्यम का बच्चा किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन आंसर राइटिंग के बेस पर करे जिससे उसका रिजल्ट अच्छे से इंक्रीज हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो मैंने लिख दिया है कि हिंदी माध्यम के लिए तो परेशानी है पर इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कंटेंट अच्छे से मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, ठीक है, और दूसरा सिलेबस भी कवर हो जाता है ठीक तरीके से, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, और टीचर भी बहुत हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए 4 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। क्या बेनिफिट्स हैं इंग्लिश मीडियम के बेनिफिट्स? इंग्लिश मीडियम के ये सारे जो हैं वो क्या है बेनिफिट्स, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्या बेनिफिट्स हैं? कंटेंट मिल जाता है, सिलेबस रिसोर्सेज मिल जाते हैं, टीचर्स भी मिल जाता है, बहुत है टीचर्स। अब बात करते हैं जो मेन क्या है कि परेशानी कहां खड़ी होती है। थोड़ा सा परेशानी होती है, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा परेशानी कहां पर है वो है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अब आंसर राइटिंग के लिए तो ऐसा है कि सभी के लिए ही परेशानी है ना, आंसर राइटिंग के लिए तो सभी के लिए परेशानी है। तो आंसर राइटिंग की परेशानी को कैसे हम समाधान में सॉल्यूशन लाएं, तो आंसर राइटिंग के लिए हमारा एक ही सॉल्यूशन है कि आंसर राइटिंग के लिए हमें डेली प्रैक्टिस, ठीक है। अब डेली प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके लिए हम आंसर राइटिंग की क्लास में बताएंगे। डेली की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे आपके आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए और आपका ठीक तरीके से सिलेबस कवर हो जाए। मीडियम के लिए रिसोर्सेज, कंटेंट, सिलेबस, ठीक तरीके से टीचर्स ना मिलना, यही हिंदी मीडियम के लिए मेन परेशानी है जिसकी वजह से हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब हो रहा है। और भी वजह है हिंदी माध्यम के लिए जो कि हम पार्ट 2 में जाकर के समझेंगे कि दूसरी जो वजह है वो क्या है। हिंदी माध्यम की और भी ऐसी बहुत वजह हैं जिसके वजह से रिजल्ट तो खराब नहीं हो रहा है पर कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है उसके माइंड में वो क्वेश्चन मार्क आ क्यों रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हिंदी माध्यम के बच्चों में आ क्यों रहा है उसके बारे में अभी हमने कुछ चर्चा कर रखी है, जिसको हमने बताया हुआ है कि कंटेंट भी प्रॉब्लम कर रहा है और सिलेबस रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, टीचर्स का ना मिल पाना भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। आंसर राइटिंग तो ऐसी है कि सभी एस्पिरेंट के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है, पर सबसे ज्यादा जो परेशानी खड़ी कर रखी है आंसर राइटिंग ने वो है हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए। क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है, हिंदी माध्यम का बच्चा एक्चुअली में कर क्या रहा है कि उसका आंसर राइटिंग की जो डेली की प्रैक्टिस है वो अगर नहीं है तो उसको राइटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम है। क्या होता है कि लॉन्ग वर्ड लिखना होता है,
और लॉन्ग वर्ड लिखना होता है हिंदी में तो मात्राओं को चढ़ाते रहो। हम का जो रिजल्ट का मेन प्रॉब्लम और बच्चे के अंदर जो क्वेश्चन मार्क के आना है वो इन्हीं 4 कंटेंट के वजह से आ रहा है। और भी बात है जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि और भी क्या परेशानी है हिंदी माध्यम के लिए, उस पर भी हम जानेंगे। और इंग्लिश मीडियम का किस तरीके से तैयारी करे बच्चा, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इंग्लिश मीडियम का बच्चा अपने रिजल्ट को और अच्छा कैसे करे उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो पाएंगे। सभी एस्पिरेंट्स से मेरा एक आग्रह करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से होता क्या है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा डेली की वीडियो आप तक समय टू समय पहुंच जाएंगे। नोटिफिकेशन के जरिए से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और शेयर भी करें जिससे नया एस्पिरेंट इसका लाभ उठा सके और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर एस्पिरेंट जुड़े जिससे मेरा भी पढ़ाने का मनोबल और ज्यादा बढ़े। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे और एस्पिरेंट कमेंट करेंगे जो उनके डाउट्स हैं तो और ज्यादा मुझे प्रसन्नता होगी।